नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से वृद्धावस्था की समस्याओं पर प्रकाश डालता हुआ ये दूसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से संबंधित ये टॉपिक हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक जैविक प्रक्रिया है और हम सभी अपने जीवन में इस दौर से गुजरते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यक्ति इस दौर में हैं उसकी समस्याओं को हम जानें और प्रयास करें कि हमारे द्वारा क्या ऐसा समाधान उन्हें दिया जा सकता है कि वह इस समस्या से आगे निकल सके, उबर करके सामने स्वस्थ एक समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमने गत वीडियो में बात की थी इसकी कुछ परिभाषाओं को जानने की और प्रकाश डाला था वृद्धावस्था की कुछ प्रमुख समस्याओं पर, जिसमें हमने बात की थी स्वास्थ्य में गिरावट की, आर्थिक असुरक्षा की, अलगाव की, उपेक्षा और दुर्व्यवहार की। साथ ही साथ हमने बात की थी कि आत्मसम्मान में कमी और नियंत्रण में कमी भी उनके द्वारा महसूस की जाती है। अगर हम बात करें कि भारतीय परिदृश्य में बुजुर्गों की आबादी क्या है, तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत भी दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह समान जनसांख्यिकी पैटर्न यानी कम जनसंख्या यानी कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो कुल जनसंख्या में 60 प्लस की जनसंख्या का प्रतिशत 8% रहा था। बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि के अलावा इन लोगों की पारंपरिक भूमिका में परिवार के भीतर आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण इत्यादि से बदलाव आया है। भारत में परंपरागत रूप से इस आयु वर्ग को परिवार और समाज में सम्मान, वैध अधिकार और आनंद मिला है, पर आधुनिक समय में युवा पीढ़ी ने इस स्तर को बदल दिया है और कई जगह ये देखा जाता है कि उन्हें कमज़ोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। आज वे बड़ी संख्या में गैर उत्पादक और आश्रित के रूप में देखे जाते हैं। बढ़ते हुए ओल्ड एज होम्स की संख्या इस ओर ही इशारा करती है। इसलिए सरकार को अपेक्षित उपयुक्त कार्यक्रमों और नीतिगत हस्तक्षेप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और गरिमा को सुनिश्चित करने की ओर समय समय पर कदम उठाना पड़ता है। यानी कि अब हम बात करते हैं वृद्ध कल्याण के लिए नीति और कुछ कार्यक्रमों की पहल की ओर। इस उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो नोडल एजेंसी है, वो राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ निकट सहयोग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है, प्रयास कर रही है। इन कार्यक्रमों का मुख्य रूप से गरीब विशिष्ट नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों द्वारा उनका समर्थन करना है। अगर हम बात करें कुछ संवैधानिक प्रावधानों की, तो संविधान के अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान है कि राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता करने के लिए, काम करने का अधिकार हासिल करने के लिए और अभावों के मामलों में प्रभावी प्रावधान करना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 47 का यह प्रावधान करता है कि राज्य पोषण के स्तर, अपने लोगों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अपने प्राथमिक कर्तव्यों को भली भांति वहन करेगा। विगत वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में वृद्धि के मुख्य कारकों में से एक है। इसलिए अब अगर हम बात करें कुछ कानूनों की, तो न्यायाधिकरण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, माता पिता का रखरखाव, बच्चों, रिश्तेदारों के माध्यम से अनिवार्य व न्यायोचित बनाना एक प्रयास रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दंडात्मक प्रावधान भी बनाए गए हैं। गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने हेतु भी कानून
देखे जाते हैं। अधिनियम की धारा 19 में भी देश के हर जिले में कम से कम 150 व्यक्तियों की क्षमता वाले वृद्धाश्रम की परिकल्पना की गई है। अधिनियम राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है। और साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में बात करें तो फरवरी 2010 को 22 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कानून द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान उन प्रथम राज्यों में से है जिन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 को अपने यहाँ लागू किया। और यह राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2010 कहलाता है। इसके अनुसार जो माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान व आय के पर्याप्त साधन से खुद के रखरखाव में असमर्थ हैं, वे अपने बच्चों और निर्दिष्ट रिश्तेदारों से रखरखाव की मांग रखने के हकदार हैं। रखरखाव में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, उपस्थिति और उपचार के प्रावधान शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिकतम धनराशि 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। बात करें वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति 1999 की, तो वृद्धजनों के कल्याण और प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और वृद्ध व्यक्तियों के विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार और शोषण, सेवाओं की उपलब्धता के खिलाफ संरक्षण और अन्य ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अगर इसके कुछ प्राथमिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालें तो इसमें बुजुर्गों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पीड़ित बुजुर्गों की देखभाल और संरक्षण की बात कही है। बुजुर्गों का उत्पादक नेतृत्व क्षमता में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सुरक्षा दी गई है। साथ ही परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने के लिए भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना इसमें सम्मिलित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1999 में नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन्स यानी वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु NCOP वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। वर्ष 2005 में परिषद में केंद्रीय और राज्य सरकारों को शामिल कर फिर से गठित किया गया। इसके सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समूहों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, संघों और कानून, समाज कल्याण और चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत कार्यक्रम योजना की, तो वृद्ध व्यक्तियों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उम्र बढ़ने पर उत्पादक और सक्रिय जीवन को बढ़ावा व समर्थन प्रदान करने हेतु 1992 के बाद से एकीकृत कार्यक्रम यानी IPOP लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, समुदाय के द्वारा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 90% तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अप्रैल 2008 में इस योजना को संशोधित किया गया, जिसमें मौजूदा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि के अतिरिक्त नवीन परियोजनाएं सहायता हेतु पात्र होने के रूप में जोड़ी गईं, जो इस प्रकार है: राहत देखभाल घर और सतत देखभाल घर का रखरखाव, अल्जीमर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर चलाना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने वालों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, वृद्ध व्यक्तियों और देखभाल करने वालों के लिए पीढ़ियों को जागरूक करने के कार्यक्रम और वरिष्ठ नागरिक संघों का गठन शामिल किया गया है। निष्कर्ष रूप से भारत में वृद्धावस्था के कई दूरगामी प्रभाव हैं। यह संख्या बढ़ रही है, पर संसाधन सीमित हैं और प्राथमिकताएं सब जगह ही पाई जाती हैं। इसलिए हम इस समस्या का जवाब या समाधान बहुक्षेत्रीय
और व्यवस्थित योजना पर आधारित होकर ही ढूंढ सकते हैं। पहला कदम नीति निर्माताओं द्वारा उम्र के संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने की पैरवी करना है। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवर और आम जनता को इस योग्य कारण के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत या पहला कदम परिवार के सदस्यों की ओर से ही उठाया जाता है। जिन परिवारों में वृद्ध लोग हैं उनको भी इस बात के लिए सावचेत रहना बेहद ज़रूरी है कि उम्र का यह पड़ाव सबके ही जीवन में आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि उनके अनुभवों का लाभ उठाएं, उनके संग जुड़ें, उनको अपने संग जोड़ें और उसके बाद किस प्रकार से किसी भी समस्या से निकलना है शायद ये सरल हो सकता है, ना कि उन्हें अपने से दूर करने पर किसी भी प्रकार का समाधान हमें मिल सकता है। वृद्ध कल्याण के लिए नीति और कार्यक्रम सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर परिवार ही सबसे पहला प्रयास कर ले और इस दिशा में सार्थक कदम उठा ले तो शायद किसी और के द्वारा दी गई मदद उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होगी जितनी उपयोगी सिद्ध अपने परिवारजनों द्वारा दी गई मदद होती है। इसीलिए वृद्धावस्था की समस्याओं में सभी का सामूहिक रूप से काम करना आवश्यक है और उसी के द्वारा इसका संपूर्ण रूप से समाधान भी संभव हो सकता है।